ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं लेकर के आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को। और हर रोज की तरह इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए, ये बताने के लिए कि खबरें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगी, हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए ये जानते हैं कि आखिर में किन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बुरे फंसे हैं कार डीलर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आखिर में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, डिटेल में करेंगे बातचीत। रोजगार बढ़े मगर अस्थायी, क्या कुछ आंकड़े निकल करके आए हैं कि रोजगार तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्थायी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा BSNL MTNL की संपत्तियां फिर नीलामी के लिए बाजार में आ चुकी हैं और कौन कौन सी संपत्तियां होंगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। हेल्थ बीमा कंपनियों से क्या ये हो पाएगा? जी हाँ, एक बड़ा डेवलपमेंट आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे, तो इस खबर के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। खाना पड़ेगा विदेशी गेहूं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसको आपको याद होगा, बहुत पहले से हम लोग बातचीत इस बारे में कर रहे हैं और आज भी मनी सेंट्रल में डिटेल में हम बातचीत करेंगे। चांदी में चांदी, शेयर बाजार में चोट। जी हाँ, चांदी की लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है, शेयर बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और क्यों गिर रहा है बाजार, ये भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन शुरुआत करेंगे मॉनसून की खबर के साथ। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है। चक्रवात रेमल के प्रभाव की वजह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एक दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल के तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। इससे पहले 15 मई को मौसम विभाग ने मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने की घोषणा की थी। केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मई में अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है। सर, रेमल साइक्लोन का किस तरीके का असर आप देख रहे हैं मानसून के ऊपर? विपुल जी, मानसून का अराइवल समय से पहले हुआ है और खासतौर पर पूर्वोत्तर के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले साल पूर्वी भारत में बारिश कम हुई थी, जबकि एल नीनो का असर था मानसून के तौर पर। तो साइक्लोन रेमल ने जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम, यहाँ पर मानसून को जल्दी पहुँचा दिया है। आमतौर पर यहाँ मानसून की आमद 5 जून के आसपास होती है, लेकिन अब इन इलाकों में भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की बारिश शुरू हो रही है। और इस साल मानसून खासा क्रूशियल है। मानसून का ऑनसेट अच्छा रहा है, ठीक रहा है। जो पूर्वानुमान है वो सामान्य से बेहतर बारिश होने के हैं, लेकिन इसकी प्रगति कैसी होती है, इस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी आने वाले समय में। पिछले साल का डेफिसिट काफ़ी बड़ा है भारत में, रेन का और जलाशयों में पानी कम है, इसलिए इस साल भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मानसून की सफलता और मानसून की वर्षा का वितरण सबसे करीब से देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि इसका सीधा असर हमें खाद्य महंगाई पर आने वाले समय में दिखाई देगा, जो पिछले 2 साल से बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच लगातार 3 साल तक रिकॉर्ड बिक्री के बाद कारों की मांग अब कम हो गई है। इससे कार डीलर्स के पास 4 लाख वाहनों की रिकॉर्ड इन्वेंट्री खड़ी हो गई है। उद्योग का मानना है कि इस साल चुनाव संबंधी अनिश्चितताओं, शादी का सीजन खत्म होने और कई प्रमुख बाजारों में हीट वेव की वजह से कारों की मांग में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्यों आखिर में ये इन्वेंट्री इतनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्या आंकड़ा क्या कुछ कह रहे हैं? आमतौर पर 45 दिनों की इन्वेंट्री कोविड से पहले रहती थी। उसके बाद कोविड के दौरान कार डीलर्स के पास सेल्स खत्म हो गई थी और पोस्ट कोविड हमने डिमांड देखी थी, जिसमें काफ़ी कुछ ऐसी डिमांड थी जो कोविड के दौरान रुकी हुई थी, इसको पेंट अप डिमांड कहा जाता है, वो सेल्स आना शुरू हुई। लेकिन अब कार बाजार ठहर गया है। ठहर इस दृष्टि से गया है क्योंकि छोटी कारों की बिक्री नहीं हो रही है और बड़ी और मझोली कारें जो 11 लाख रुपए से ऊपर की औसतन कारें हैं, उनकी सेल्स में हमें तेज गिरावट दिखाई दी है। इसलिए करीब करीब 4 लाख व्हीकल्स गोदामों में रखे हुए हैं, गोदामों में पड़े हैं डीलर्स के, और इनका वैल्यूएशन करीब 44,000 करोड़ रुपए है। यानी 44,000 करोड़ रुपए का फंड डीलर्स का इन कारों में स्टक है, फंसा हुआ है, क्योंकि ये फंड डीलर्स ने कंपनियों को कारें खरीदने के लिए दिया है। और इसलिए जब कार बिक्री के आंकड़े आते हैं तब हमें हमेशा इस बात पर कन्फ्यूजन होता है कि कार का उत्पादन और कार का डिस्पैच फैक्ट्रियों से बढ़ना और डीलर के पास से बिक्री में एक बड़ा अंतर दिखता है, क्योंकि डीलर के पास की बिक्री की तस्वीर हमें कारों के रजिस्ट्रेशन में दिखाई देती है। बट अब लगातार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कारों की इन्वेंट्री बढ़ रही है। 2018 में हमने इससे पहले इतनी बड़ी इन्वेंट्री देखी थी, 3,62,000 कारों की, जो 4 लाख से ऊपर पहुंच गई है। कार बाजार सिकुड़ा है, बड़ी कारों तक सीमित हो गया है और इसलिए डीलर्स के पास अब हाई करेंसी आइटम या तेजी से बिकने वाली कारें उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच देश के 9 बड़े कृषि गैर कृषि क्षेत्रों में ठेके पर कर्मचारियों की तादाद बढ़ गई है।
लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में गैर कृषि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर 5 में से एक कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला था। इन सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में करीब 8.5% थी, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2 गुना से ज़्यादा बढ़कर करीब 18% हो गई है। इस सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, IT, BPO और फाइनेंशियल सर्विस शामिल हैं। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी QES लगभग हर 20 महीने बाद जारी हुआ है, 20 महीने बाद जारी होता है। सर, लेबर सर्वे के निष्कर्ष को किस तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण सर्वे है। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे सरकार की तरफ से आता है, लेबर ब्यूरो की तरफ से। बताता है कि भारत में रोजगारों की प्रकृति कैसी है और उसमें बदलाव कैसा दिख रहा है। अप्रैल-जून 2021 की तुलना में जुलाई-सितंबर 2022 के आंकड़े हमारे सामने हैं और ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर लेके आते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या करीब 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ी है। उस समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर्स करीब 10.40% थे, जो जुलाई सितंबर के सर्वे में 26.88% हो गए हैं। इसके अलावा जो बड़े और सेक्टर हैं जहां सबसे ज़्यादा जॉब्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, होटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही वो क्षेत्र हैं जहां सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं। और यहाँ एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है हमें स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी नौकरियों के तौर पर, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की तरफ। ये शिफ्ट अगर आप रोजगारों की संख्या की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है, पर भारत में अस्थायी नौकरियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, कई सारी सुविधाएं लेबर को नहीं मिलती हैं। ऐसी स्थिति में ये एक किस्म का जो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, वो बढ़ता दिख रहा है। और खासतौर से कोविड के बाद से हमने इसमें तेज बढ़ोतरी देखी है। कई सेक्टर्स में तो विपुल काफ़ी बड़ा नंबर दिखता है। जैसे ट्रेड में व्यापार जो भारत की GDP में बड़ा हिस्सा रखता है सर्विसेज में, उसमें अप्रैल-जून में केवल 2.40% लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। अब यहाँ 10% से ज़्यादा, 11% से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से बड़ी चुनौती शुरू होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में सुविधाएं और वेतन कम होते हैं, पर यह भारत के रोजगारों का एक विद्रूप सच है जो इस सर्वे से हमें निकल कर दिखता है। जी, इधर कंपनियों की अनियमितताओं पर नियामक अब सख्त हो गए हैं। ताजा मामला सेबी से जुड़ा हुआ है। बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर के स्टॉक ब्रोकर सैमको सिक्योरिटीज पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं RBI ने नियमों के उल्लंघन पर इडलवाइज ग्रुप की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी EARCL और NBFC कंपनी ECL फाइनेंस पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं। FEMA उल्लंघन के मामले में विदेशी बैंक HSBC पर भी कार्रवाई हुई है। RBI ने इस पर 36 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। सर, सैमको वाले मामले में क्या पकड़ा गया? सैमको अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस जुर्माने की वजह और इस पूरे मामले की वजह समझना आपके लिए ज़रूरी है। सैमको को 2 ऐसे काम करते पाया गया जो ब्रोकर्स को नहीं करने चाहिए और ख़ासतौर से निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। सैमको ने एक तो बहुत सारे अकाउंट्स को खोलते समय सिग्नेचर्स को ऑटो पॉपुलेट कर दिया और ऑटो पॉपुलेट करके जल्दी लोगों के अकाउंट्स खोल दिए। दूसरा ये कि जब क्लाइंट्स को या लोगों को जोड़ा गया तो उन्हें नॉमिनेशन ट्रेडिंग में नॉमिनेशन की और डिमेट अकाउंट की सुविधा नहीं दी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उनके कॉमन मोबाइल नंबर और IDs को कई जगह मैप कर दिया गया, अलग अलग जगह, जो कि डेटा प्रिवेसी का उल्लंघन है। सैमको के साथ ये बात पाई गई है और ये फिर एक ऐसा मामला है जो शायद अन्य ब्रोकर्स के साथ भी, अन्य ब्रोकरेज फर्म्स के साथ भी दिखाई दे सकता है। जी सर, इसमें मामला HSBC का भी आया है, यहाँ पे क्या पकड़ा गया? HSBC को LRS स्कीम, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जिसमें कि भारत से आपको विदेश में पैसा भेजने की सुविधाएं मिलती हैं, जिस स्कीम में भी हाल में बजट में बदलाव भी किया गया था, इसमें HSBC को नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। ये RBI ने पाया है कि HSBC ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं किया। जो भारत से बाहर गए हुए पैसे थे उनके सही रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट नहीं रखे और ट्रांजैक्शंस को लेकर जो एग्रीमेंट किए उनमें भी गलतियां पाई गई हैं। जी, अपनी तरह की एक नई पहल के तहत सरकार ने दवा कंपनियों से अनैतिक व्यवहार न करने का एफिडेविट मांगा है। आपको बता दें कि दवा कंपनियों पर डॉक्टरों को अनैतिक प्रलोभन देने का आरोप लगते रहते हैं। सरकार के मुताबिक दवा कंपनियों से ये एफिडेविट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी कि UCPMP के प्रावधानों के तहत लिया जा रहा है। UCPMP के तहत दवा कंपनियों को डॉक्टरों के लिए विदेश में वर्कशॉप आयोजित करने या उन्हें होटल में ठहराने, महंगे डिनर या अन्य लाभ पहुंचाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दवा कंपनियों को ये एफिडेविट 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा।
सर, इस दवा कंपनियों पर इस तरह के आदेश के मायने हैं क्या? ये आदेश अभी भी क्वासी स्टेचुरी है, यानी वैधानिक रूप से नहीं है, वॉलेंट्री जैसा है। भारत के दवा उद्योग में डॉक्टरों को दी जाने वाली सुविधाएं कंपनियों की तरफ से अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए खासी आम है और इसको लेकर बहस भी होती रही है। और पिछले दिनों में सरकार ने पिछले 2-3 सालों में सरकार ने इसमें दखल भी दिया है ताकि कंपनियां गलत ढंग से अपनी दवाएं डॉक्टर्स के जरिए पुश न करा सकें। डॉक्टर्स को दी जाने वाली सुविधाओं के जरिए वो इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये पहल अपने तरीके की पहल है जिसमें कि कंपनी के सीईओ को ये लिखकर एक एफिडेविट के तौर पर देना होगा कि उनकी कंपनी ऐसा नहीं कर रही। पहल तो अच्छी है लेकिन फिलहाल इसमें कार्रवाई की कोई गुंजाइश बनती नहीं दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि किस्म की वॉलंटरी तैयारी है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में सदन में इस तरीके के प्रावधान जोड़े जाएं कि जो कंपनियां ऐसा करती पाई गई फिर उन पर किसी तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। जी, वित्त मंत्रालय के दखल के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल की एसेट्स की बिक्री तेज हो गई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों को निपटाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से हाथ मिलाया है। बीएसएनएल ने अब तक सरकारी विभागों और प्राइवेट संस्थाओं को संपत्ति बेच करके 1600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी की योजना जमीन बेचकर अगले 4 से 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। 31 मार्च 2022 तक बीएसएनएल के पास 1.26 लाख करोड़ रुपए और एमटीएनएल के पास 12,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की संपत्ति है। इसके अलावा बीएसएनएल के पास 10,568 एकड़ और एमटीएनएल के पास 334.36 एकड़ जमीन थी। सर, ये कहाँ एमटीएनएल और बीएसएनएल के एसेट बिकने वाले? बीएसएनएल के और एमटीएनएल के रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान सरकार ने 1 साल पहले मंजूर किया था, जिसमें कंपनी की इन दोनों सरकारी कंपनियों की, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में खासी पिछड़ी हुई कंपनियां हैं, एमटीएनएल का तो रेलेवेंस भी नहीं है क्योंकि महानगरों के लिए कंपनी बनाई गई थी, बीएसएनएल भी बाजार में पिछड़ी हुई कंपनी है। इसके जो बेल आउट का पैकेज मंजूर किया गया था उसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि कंपनी की संपत्तियों की बिक्री की जाएगी। पिछली कोशिशों में इतना अच्छा प्रस्ताव, इतनी अच्छी बिक्री नहीं मिल पाई है। अब फिर 100 प्रॉपर्टीज एमटीएनएल की डायरेक्ट सेल के लिए डाली गई हैं, जिनमें 48 प्रॉपर्टीज दिल्ली में है और 52 महाराष्ट्र में है। इसमें कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी जो नई दिल्ली की एमटीएनएल की कनॉट की प्रॉपर्टी है वो भी है। इसके अलावा जो प्रभा देवी मुंबई का टेलीफोन हाउस है वो भी शामिल है। कोलाबा का मुंबई का टेलीफोन हाउस शामिल है। इसके अलावा पवई, अंधेरी, बांद्रा, मुलुंड और वाशी और वर्ली की प्रॉपर्टीज़ भी बिक्री के लिए हैं। इसी तरह से बीएसएनएल की प्रॉपर्टीज़ को भी लिस्ट किया गया है बिक्री के लिए। लेकिन अभी तक पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल की रियल एस्टेट को बेचने के, उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। दोनों कंपनियां घाटे में हैं और दोनों को उबारने के लिए सरकार ने बेल आउट पैकेज दिया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। बीमा कंपनियों को पेशेंट के अस्पताल में एडमिट होने के 1 घंटे के भीतर बताना होगा कि उसे कैशलेस सुविधा मिलेगी या फिर नहीं। इसके अलावा बीमा कंपनी को अस्पताल से डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट करना होगा। इतना ही नहीं, यदि क्लेम सेटलमेंट ना होने के कारण मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने में यदि 3 घंटे से ज़्यादा देरी हुई है तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि भी इंश्योरेंस कंपनी को ही वहन करनी होगी। सर, ये IRDA का आदेश क्या कुछ कह रहा है और ये इम्प्लीमेंट करने लायक लग रहा है आपको? काफी महत्वपूर्ण IRDA का आदेश है। अगर आप उपभोक्ता की नज़र से देखें, बीमा धारक की नज़र से देखें, तो वो ऐसा ही चाहता था कि ऐसा ही हो। आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम मिलेगा कि नहीं ये फैसला हो जाए। आमतौर पर क्लेम पर, बीमा क्लेम मिलेगा कि नहीं, इस पर फैसला होने में पूरा दिन लग जाता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इलाज कराने गए हैं, उसमें TPA भी इन्वॉल्व होता है और अस्पताल को इस बात तक सूचना आने में कंपनी से लंबा समय लगता है। और ये अगर 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे, 4 घंटे में भी ये सुविधा मिल जाए तो बीमा धारकों के लिए ये बड़ी राहत होगी। और दूसरी बात ये कि जो सेटलमेंट है डिस्चार्ज के समय, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। और आमतौर पर जो अस्पतालों में इस तरीके की गतिविधियों से गुजरे उनको पता है कि डिस्चार्ज समरी बनने के बाद बीमा कंपनी से अप्रूवल आने तक पूरा दिन लग जाता है। ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को हेल्थ इंश्योरेंस के धारक के, हेल्थ इंश्योरेंस के सब्सक्राइबर्स फेस कर रहे हैं। आदेश काफ़ी बड़ा है, प्रभावी है और तीखा है, लेकिन बीमा कंपनियां इसे कैसे पालन करेंगी ये अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि बीमा कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें आमतौर पर सारे अप्रूवल्स में एक लंबा समय लगता है, कई सारी औपचारिकताएं होती जिन्हें पूरा करना होता है। शुरुआती तौर पर इस बात का रिस्क बना हुआ है कि कैशलेस फैसिलिटी को तुरंत रिजेक्ट ही कर दिया जाए, कि आप 1 घंटे में नहीं मिला तो रिजेक्ट हो जाए, तो उसमें रिजेक्शन का खतरा भी रहने की संभावना है। लेकिन अब बीमा कंपनियों के लिए समय सीमा तय की गई है, तो हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। आपके पास भी अगर ऐसी
सूचनाएं तो हमें बताइए कि जहां बीमा कंपनियों ने इसे पालन नहीं किया। बिल्कुल। और इस बीच जब भी किसी कंपनी या संस्थान में आप 5 साल तक की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो ग्रेच्युटी पाने के आप हकदार हो जाते हैं। ये ग्रेच्युटी आपके प्रोविडेंट फंड और पेंशन से अलग होती है। ग्रेच्युटी की रकम नौकरी छोड़ने के बाद ही मिलती है। नियमों के तहत कर्मचारी के रिटायर होने या फिर नौकरी छोड़ने के 30 दिन के दरमियान ग्रेच्युटी का भुगतान होना चाहिए। अगर कोई कंपनी भुगतान में देरी करती है तो उसे सरकार द्वारा तय ब्याज का भुगतान करना होगा। सर, इस फैसले का कंपनियों पर किस तरीके का असर होगा? ये फैसला भी कर्मचारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सर्विस में भी अगर देरी से उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इसका असर सरकारी PSUs पर और सरकारी विभागों पर पड़ेगा, जिन्हें समय से अपनी ग्रेच्युटीज प्रोसेस करनी पड़ेंगी। जी। इधर गेहूं के घटते स्टॉक को बढ़ाने और कीमत को काबू में करने के लिए भारत 6 साल बाद एक बार फिर से गेहूं का इंपोर्ट शुरू कर सकता है। इसके अलावा भारत इस साल गेहूं के इंपोर्ट पर लगने वाला 40% आयात शुल्क भी खत्म कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का फैसला जून के बाद कर सकती है। सर, ये खबर तो काफ़ी चौंकाने वाली है। कहाँ तो अभी खरीद चल रही थी, अब हम वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग पिछले साल से लगातार गेहूं की मांग पर नजर रखे हुए हैं। हम लोगों ने मनी सेंट्रल में एक बार विस्तार से चर्चा भी की थी और संकेत भी दिया था कि रबी की फसल में अगर सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिला भंडार में तो गेहूं के आयात की नौबत आ सकती है। पर ये नौबत बहुत जल्दी आ गई और खासतौर से जो बात आप कह रहे हैं विपुल, वो महत्वपूर्ण है कि असंगति है कि अभी सरकारी खरीद चल ही रही है और शायद सरकार को इस बात का अंदाज हो गया है कि उसे स्टॉक में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध होने वाला नहीं है और इसलिए भारत तकरीबन 6 साल बाद गेहूं आयात करने जा रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है, यानी आपको विदेशी गेहूं खाने की नौबत आ सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल से भारत के अनाज भंडार में चुनौती बनी हुई है। जो मुफ्त अनाज बांटने की स्कीम है उसके लिए बड़े पैमाने पर अनाज की ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड मार्केट में जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका असर दिख रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला होगा जब भारत एक अच्छी रबी की क्रॉप के बाद, फसल अच्छी रही है, थोड़ा बहुत कमोबेशी रही लेकिन अच्छी फसल रही, उसके बाद भी सरकार को अपना भंडार ठीक करने के लिए गेहूं के आयात की ज़रूरत होगी। सर, लेकिन अगर आयात की नौबत आई तो आयात होगा कैसे? अब अभी जो स्ट्रेटजी दिख रही है उस हिसाब से शायद सरकार पहली कोशिश तो ये करेगी कि वीट के ऊपर जो 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे कम किया जाए, जिससे कि आयात शुल्क कम हो सके और निजी क्षेत्र के लोग जो खासतौर से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लोग हैं जिनको आमतौर पर ओपन मार्केट में सरकार से गेहूं खरीदने को मिलता है वो इसका आयात कर सकें, मिलर्स इसका आयात कर सकें। लेकिन हम आपको जैसा पहले भी विस्तार से बताते रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को देखते हुए आयातित गेहूं भारत में सस्ता पड़ेगा, इस बात की गुंजाइश कम है जब तक कि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बड़ी कटौती नहीं करती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई हैं और भारत दो ही तरफ से गेहूं, या तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करेगा या कनाडा से गेहूं आयात करेगा, दोनों ही परिस्थितियों में आयातित गेहूँ महंगा पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्वेज कैनाल में के आसपास युद्ध की परिस्थितियां बनते हुए देखकर अब आयात उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आयात की लागत भी खासी होने वाली है। जी, और इस बार चुनाव को लेकर के घरेलू फंड्स और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की रणनीति 2014 के मुकाबले काफ़ी बदली हुई है। इस बार म्यूचुअल फंड इक्विटी में जमकर निवेश कर रहे हैं, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। पिछले 12 महीने में म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 2.7 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है, जबकि इस दौरान एफपीआई का कुल निवेश केवल 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 2014 में एफपीआई भारतीय शेयर बाजार को लेकर के बुलिश थे और घरेलू फंड्स बाजार से दूरी बनाए हुए थे। और इस बीच जिस दिन से हम लोगों ने थंब लगाया था और बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया कि ये तेज़ी में दम नहीं है, जोखिम भरी तेज़ी है, उस दिन के बाद आज लगातार 5वां दिन है कि बाजार में गिरावट लगातार बनी हुई है और आज 22,500 का भी स्तर निफ्टी ने तोड़ दिया। 22,488 की क्लोजिंग आई है और आज का दिन का स्तर जो निचला रहा निफ्टी का वो 22,417 रहा। सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला मेटल शेयरों में, ऑटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, आईटी लगातार पिट रहा है। सर, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन पहले ज़रा आपसे जानेंगे जो रणनीति में बदलाव आया है। घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं, विदेशी निवेशक निकल रहे हैं,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ के जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड वाले जो निवेश कर रहे हैं, वो फंस तो नहीं जाएंगे ऊपर के लेवल पे? ये परिस्थिति थोड़ी सी पेचीदा दिख रही है, क्योंकि अगर आप बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट देखें, विदेशी निवेशक जिनके पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म फंड है, जिनके पास सस्ता फंड है, वो बाजार में हर तेजी पर बिकवाली कर रहे हैं और लगभग बिकवाली की परिस्थिति बराबर बनी हुई है। भारत के म्यूचुअल फंड्स बड़ा निवेश कर रहे हैं और ये निवेश कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके पास कैश होल्डिंग्स बड़ी हैं। हम आपको बता चुके हैं कि उनके पास रिकॉर्ड कैश होल्डिंग बनी हुई है, यानी जितना पैसा उनके पास पहुंच रहा है उसमें से भी उन्होंने कैश होल्ड करके रखा है। लेकिन चूंकि बाजार अब घरेलू निवेशकों के साथ चल रहा है, विदेशी निवेशकों पर निर्भरता कम है, इसलिए हमें बाजार में जो सपोर्ट मिलता दिखता है खरीद को, वो डोमेस्टिक फंड्स के साथ मिलता है। डोमेस्टिक फंड्स की मजबूरी है, म्यूचुअल फंड्स के पास एसआईपी से लमसम से पैसा आ रहा है जिससे उन्हें बाजार में निवेश करना है। और यहाँ वो बात थोड़ी सी आशंकित करती दिखती है कि अगर बाजार में चुनाव के बाद कोई बड़ा करेक्शन होता है तो म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को थोड़ा साहस के साथ, धैर्य के साथ उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एनएवीज में गिरावट आएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड के ताजे निवेश जो जनवरी के बाद आए वो हाई वैल्यू पर खरीदे गए, ऊंचे वैल्यू पर उनकी खरीद हुई है। तो ये रुख बना हुआ है। दूसरी एक और बात है कि भारतीय फंड्स को आमतौर पर बाजार में सपोर्ट करने के लिए प्रॉड भी किया जाता है, उनको प्रेरित भी किया जाता है कि वो बाजार को सपोर्ट करें। आप कल्पना करिए कि अगर भारतीय निवेशक भी बेच रहे होते और विदेशी निवेशक भी बेच रहे होते तो बाजार की क्या हालत होती। इस समय कि बाजार का सेंटीमेंट, बाजार की अंतर्धारणा बेहद ज़्यादा दबाव में है, बेचैनी में है, और इसीलिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कि बाजार की बेचैनी का सूचकांक है, उसमें हमने रिकॉर्ड बढ़ोतरी इस समय देखी है। तो बाजार खासा जोखिम भरा हो चुका है, जो बात हम पिछले 4-5 दिनों से आपको लगातार अलग अलग पैमानों के माध्यम से, चाहे आप बाजार की विड्थ के आधार पर देख लें, चाहे आप देख लें कि बाजार में इंडेक्स मूव कर रहे हैं, स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट पोजीशंस को करीब से देख लें। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है बाजार बढ़ने की तरफ, जबकि विदेशी निवेशकों ने बिल्कुल इसकी उल्टी बाजार गिरने की शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। ये एक किस्म का अंतर विरोध है जो बाजार के मिजाज को और ज़्यादा रहस्यमय बना रहा है। और अब जरा आज के बाजार पे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पाँच दिन हो गए सर, क्या वजह क्या मान रहे हैं? क्या वाकई में चुनाव को लेकर के इतनी असमंजस वाली स्थिति है? क्योंकि बहुत सारे सर्वेज आने लगे हैं, सट्टा बाजार के कुछ आंकड़े आने लगे हैं। क्या वाकई में बाजार को लग रहा है कि कुछ ऐसा आंकड़े आने वाले हैं चुनाव के नतीजों के जो कि शायद बाजार के लिए अच्छे ना? देखिए, चुनाव के नतीजों के बारे में आप कोई भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव के नतीजे तो ईवीएम मशीनों में बंद हैं, लेकिन जो मार्केट का फील है वो पॉलिटिकल फील के आसपास तैरता दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार हमेशा बुलिश रहता है, बाजार हमेशा बहुमत की सरकार और मजबूत सरकार की संभावनाओं पर दांव लगाता है। बाजार के दांव भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की वापसी और अच्छी मेजॉरिटी के वापसी के साथ के पर लगाए गए। लेकिन अब क्या है कि अब बाजार जो नंबर्स दिख रहे हैं सीट्स के अलग अलग सोर्सेस से, अनऑफिशियल सोर्सेस से जो नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो नंबर्स काफ़ी उलझे हुए हैं, चौंकाने वाले हैं, और अलग अलग तरीके के आंकलन हैं अलग अलग जगह से जो आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में बाजार को डायरेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है। एक संभावना ये है कि अगर एनडीए की सरकार मेजॉरिटी के साथ आती है और कमज़ोर मेजॉरिटी के साथ आती है तो बाजार उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा करेक्शन के मोड में जाएगा। लेकिन अगर सरकार के पास अच्छी सीटें आती हैं तो फिर बाजार में एक तेजी का माहौल फिर से बनेगा। लेकिन जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, हमने हाल फिलहाल के वर्षों में पिछले 10 सालों में मान लें या 15 सालों में भी बोलिए, आपने भी चुनाव के आसपास बाजार में इतनी बेचैनी कभी नहीं देखी। आमतौर पर बाजार चुनाव से पहले रैली बनाता है, बाजार की संभावनाएं बनती दिखती, पर चुनाव के आसपास बाजार की बेचैनी ज़रूर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नतीजे भी शायद चौंकाने वाले हो सकते हैं, और इसीलिए बाजार अपने आप को उन चौंकाने वाले नतीजों के लिए दोनों साइड से बचाकर सेव करके चलना चाहता है। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार हमारे कार्यक्रम हेलो मनी 9 में हमारे तमाम एक्सपर्ट आकर के ये कह रहे हैं कि अभी के समय कोई किसी भी तरह की अग्रेसिव बाइंग ना करें। 2-4 दिन की बात है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद किस दिशा में बाजार जाएगा उसके बाद से रणनीति बनाइए। जो पहले की पोजीशन है उसमें अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बांधते रहिए ताकि आपको गिरावट में खरीदारी का मौका मिले। कम से कम इंडेक्स पर तो दांव ना ही लगाएं इस समय। इंडेक्स पर, दोनों इंडेक्सेस पे नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट इस मौसम में करना भी चाहते हैं तो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, स्टॉक ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाएं। बाजार के ब्रॉडर मार्केट के नजरिए से रुख पर ना जाएं, क्योंकि हमने एक दिन में काफ़ी बड़े मूवमेंट देखे हैं ब्रॉडर मार्केट में, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों जगह। तो अगर आप निवेशक हैं तो आपकी रणनीति आपके स्टॉक्स पर केंद्रित होनी चाहिए, वहाँ तब भी आपको थोड़ा सहूलियत होगी और थोड़ा हेज मिल जाएगा। और कोशिश करें कि ऑप्शन स्ट्रेटजी पे अभी ज़्यादा दांव ना लगाएं, क्योंकि बहुत तेज़ मूवमेंट हो रही है। आप देख ही रहे हैं इंडिया विक्स कितना ऊपर जा रहा है।
इधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उत्पादन कटौती की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती का रुझान है। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 पर बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। 2 जून को ओपेक प्लस की बैठक है। ओपेक प्लस मौजूदा उत्पादन में रोजाना 22 लाख बैरल की कटौती को 30 जून की समय सीमा से आगे बढ़ाएगा या नहीं, इस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। सर, क्रूड की कीमतें अब रिकॉर्ड हाई पर हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कच्चे तेल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का रुख हो गया। जैसा हम आपको बता रहे थे कि ओपेक की बैठक में इस बात की संभावना थी, जो निकलकर सामने आ गई, कि ओपेक देश अपनी 22 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती को और आगे बढ़ाएंगे। बल्कि इस बात पर सख्ती भी की जा सकती है कि ओपेक देश जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर और ज़्यादा सख्ती की जाए। तो बाजार ये भांप रहा है कि मार्केट में आपूर्ति में जो कटौती है वो अभी बनी रहेगी। दूसरी तरफ डिमांड की साइड से थोड़े अच्छे नतीजे आना शुरू हुए। चाइना का जो IMF का एस्टिमेट आया, जिस पर हमने कल बात की थी, जो 5% की ग्रोथ दिखा रहा है, इससे बाजार को ये दिखाई दिया कि कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी होगी, जबकि आपूर्ति तो नियंत्रित है और ओपेक ने उसे कंट्रोल कर रखा है। तो इसलिए भी बाजार में कच्चे तेल के बाजार में तेजी की संभावना बनती दिखाई दी। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो पूरे मध्य पूर्व के हिस्से में जो तनाव है और जिस तरीके की चुनौती बनती दिख रही है इजराइल और अरब और हमास युद्ध के बीच में, इसका तो मनोवैज्ञानिक असर कच्चे तेल की कीमतों पर बना हुआ है। तो कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती और डॉलर इंडेक्स में मजबूती, ये दोनों ही परिस्थितियां भारतीय रुपए के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए हमने भारतीय रुपए पर लगातार दबाव देखा है। कच्चे तेल की कीमतें अगर इससे और भी ऊपर आगे जाती हैं तो फिर भारत के रुपए पर आने वाले समय में दबाव बढ़ता रहेगा। इधर साल 2024 के पहले 4 महीनों में ही भारत ने साल 2023 में इंपोर्ट किए गए चांदी के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत ने जनवरी से अप्रैल के दौरान रिकॉर्ड 4172 मीट्रिक टन चांदी का इंपोर्ट किया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 455 टन इंपोर्ट हुआ था। भारत ने पिछले साल कुल 3625 टन चांदी का इंपोर्ट किया था और चांदी में लगातार चांदी हो रही है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 94,000 का भी आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सिल्वर पर आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, सिल्वर हमने मनी सेंट्रल में बताया भी था और शायद 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की थी कि चांदी में तेजी का रुख बना रहेगा और चांदी में बड़ा मजबूत बुल रन बनता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत करीब $32 पर आउंस के आसपास है और ये 11 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। चांदी की डिमांड पिछले 6 महीनों में एक साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से बढ़ी है और उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी वजह सोलर फोटोवोल्टिक सेल हैं, जहां पर डिमांड बढ़ी है और इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर चांदी अब बड़ा हिस्सा घेर रही है। इसलिए भारत में चांदी के आयात में इस महंगी कीमत पर भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि सोने की कीमतें भी लगातार ऊंचाई पर बनी हुई, इनमें कोई बड़ा करेक्शन हमने नहीं देखा आने वाले समय में। तो जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो भी ये बता रहा है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी गोल्ड जिस रफ्तार से बढ़ता है, लगभग उसकी आधी रफ्तार से उतनी ही रफ्तार से चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसलिए चांदी हाजिर बाजार में 96,000 रुपये और MCX के फॉरवर्ड मार्केट में 94,000 रुपये के आसपास पहुंच गई। चांदी की तेजी अभी कुछ समय तक कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। चलिए, तो चांदी में अभी चांदी होती रहेगी, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट झटपट में। टाटा स्टील का मार्च 2024 को खत्म बीते वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 64.59% घट करके 554.56 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 1566.24 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी की कुल आय 63,131 करोड़ रुपए से घटकर 58,863 करोड़ रुपए रह गई है। सरकार क्षेत्रीय इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ने वाली स्कीम उड़ान का नया वर्जन ला सकती है। इस पहल के जरिए सरकार का मकसद एविएशन सेक्टर के नए प्लेयर्स को आकर्षित करना है। नए वर्जन में सी प्लेन, छोटे विमान और हेलीकॉप्टर जैसी नई कैटेगरी शामिल हो सकती है। सरकार कम लागत वाले क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। देश के 40% इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी और बढ़ती लागत की वजह से बैंकों और NBFC पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे कि NPA का जोखिम बढ़ सकता है। सांख्यिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स में देरी से लागत लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। 26.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले कुल 1873 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में से 779 प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं, जिस वजह से इन प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़कर के 31.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जिससे इनकी लागत लगभग 19% बढ़ गई है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? टाटा स्टील के नतीजों ने चौंकाया बाजार को। स्टॉक पर भी काफ़ी तेज दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील के प्रॉफिट में 64% की गिरावट आई है और इसकी वजह ये है कि एक तो स्टील की कीमतों में कमी रही और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस जो टाटा स्टील के हैं वहाँ
वहाँ से अच्छी डिमांड नहीं निकली। ग्लोबल मंदी का असर हमें टाटा स्टील की बैलेंस शीट पर दिखाई दिया। बैंकों की तरफ से आने वाली खबरें महत्वपूर्ण है। भारत में जिस तरह से लंबित परियोजनाओं की संख्या बढ़ रही है, 40% के आसपास बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पेंडिंग हैं, इसे लेकर अब बैंकों को चिंता होने लगी है, क्योंकि इसमें बैंकों ने फिनांस कर रखा है और उन्हें अगर इन परियोजनाओं पर समय पर काम नहीं शुरू हुआ तो उनके एनपीए बढ़ने का खतरा है। ऐसी स्थिति में नई सरकार को आने के बाद इन परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए डेफिसिट फिनांसिंग का विकल्प चुनना ही पड़ेगा, यानी सरकार को बजट से इनको पैसा देना पड़ेगा, तब ये परियोजनाएं पटरी पर आकर काम शुरू कर पाएंगी। जी चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण खबरें थी, लेकिन इस बीच एक खास कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि कई बार हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करना भूल जाते हैं। सही समय पर रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसी पर को लेकर के कल शाम को 4 बजे हम अपना खास कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा रिटायरमेंट प्लानिंग का बेस्ट तरीका क्या है। डॉक्टर दीपक जैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो दूर की सोच, अभी से आप प्लानिंग करनी शुरू कर दिए। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के जवाब भी हमने लिए और साथ ही साथ आपने तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम